बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्रांश के सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान क्रम में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रारंभ में हमने बुद्धिवादी दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया, जिनमें डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइब्निज़ के विचार हमने देखे। उनके तत्वमीमांसीय चिंतन पर हमने एक गहन दृष्टि डालने की कोशिश की। उसके उपरांत जहां बुद्धिवाद रूढ़िवादी मोहनिद्रा में चला जाता है और चिंतन शिथिल हो जाता है, एक नवीन दृष्टि का आविर्भाव इंग्लैंड में होता है, जिसके प्रवर्तक बनने का श्रेय प्राप्त करते हैं जॉन लॉक। और उनके द्वारा प्रवर्तित इस मार्ग का नाम है अनुभववाद। वे बुद्धि को ज्ञान की जननी न मानकर, समस्त ज्ञान को बुद्धि और आत्मा में निहित न मानकर इंद्रियानुभव के द्वारा प्राप्त स्वीकार करते हैं और इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन तत्वमीमांसीय चिंतन को छोड़ ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की प्रामाणिकता और ज्ञान की सीमा जैसे प्रश्नों पर विमर्श करता हुआ ज्ञान मीमांसात्मक जगत में प्रवेश हो जाता है। जॉन लॉक ईश्वर, आत्मा और जड़ तत्व अनुभववादी होने के उपरांत इन तीनों की मान्यता स्वीकार कर लेते हैं और उनका अनुभववाद वास्तविक विवेचन न होकर मनोवैज्ञानिक विवेचन मात्र रह जाता है, ऐसा आक्षेप उन पर परवर्ती दार्शनिक आलोचक लगाते हैं। जिस प्रकार डेकार्ट के चिंतन का जो कमजोर पक्ष था, उसका परिमार्जन करने के लिए बेनेडिक्टस दी स्पिनोजा का आविर्भाव होता है, बिल्कुल उसी प्रकार अनुभववाद के आकाश में जॉन लॉक की गलतियों का परिहार करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए जिस दार्शनिक का अवतरण होता है, उनका नाम है जॉर्ज बिशप बर्कले। आयरलैंड में पैदा होने वाले बर्कले 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बर्कले का जन्म होता है और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात 1753 में उनका देहावसान होता है। वे एक असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति हैं। 25 वर्ष की उम्र से ही उनकी दार्शनिक कृतियों का प्रकाशन प्रारंभ हो जाता है और अपनी शिक्षा पूरी करने के उपरांत वे डबलिन के कॉलेज में अध्यापन प्रारंभ करते हैं और कुछ दिन के उपरांत अपनी धार्मिक उत्कृष्टता के फलस्वरूप वे बिशप का पद प्राप्त करते हैं। वे यूरोप में भ्रमण करते हैं एक आदर्श समाज की स्थापना के संकल्प को लेकर। इस क्रम में विश्व के, यूरोप के तमाम विश्वविख्यात साहित्यकारों से उनका संपर्क होता है, जिसके फलस्वरूप उनके दर्शन में हमें दार्शनिक चिंतन की गहनता के साथ साथ साहित्यिक सौंदर्य भी स्पष्टतः दृग्गत होता है। वे सरल होने के साथ साथ सेवक वृत्ति के विनम्र संत हैं और उनके तमाम ग्रंथ, आदरणीय ग्रंथ, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, द डायलॉग बिटवीन हाइलस एंड फेलोनस, एल्पेट्रॉन और द माइनर फिलोसोफर और स्पिरिट, ये उनकी प्रख्यात कृतियां हैं। वे
प्रकार स्पिनोजा ने डेकार्ट के दर्शन का परिमार्जन कर अपने दर्शन का प्रारंभ किया था, उनकी भूलें सुधार कर अपने दर्शन की शुरुआत की थी, बिल्कुल उसी प्रकार बर्कले लॉक के ज्ञान मीमांसीय अवरोधों को समाप्त कर अपने स्वतंत्र चिंतन की दिशा में अग्रसर होते हैं। विद्यार्थियों, लॉक ने इंद्रियानुभव को एकमात्र ज्ञान का स्रोत स्वीकार करने के बाद भी ईश्वर, आत्मतत्व और जड़ तत्व की सत्ता स्वीकार करी। ईश्वर और आत्मतत्व की सत्ता स्वीकार करना तो कुछ हद तक ठीक, किंतु वस्तुतः जड़ तत्व की सत्ता का स्वीकार करना यह एक ऐसा विषय था जिस पर बर्कले ने लॉक का विरोध किया। वे कहते हैं, जब लॉक ये कहते हैं जड़ तत्व के बारे में कि समथिंग आई डू नॉट वॉट, कुछ है किंतु मैं जानता नहीं, या समथिंग, तो इसके बारे में बर्कले कहते हैं ये एक स्टूपिड थॉटलेस समवॉट है, या शून्य है, कुछ नहीं है, और यह मूर्खतापूर्ण जड़ तत्व का प्रतिपादन वाजिब नहीं है। इसके बारे में बाह्यान्वयवाद या रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी का सहारा लेते हैं लॉक, और वे कहते हैं बर्कले कि जब हम इंद्रिय अनुभव की बात करते हैं तो मुझे यह विश्वास है कि उसमें मैं और मेरे विज्ञान ही महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं। लॉक के द्वारा प्रतिपादित जड़ तत्व की सत्ता का या बाह्य वस्तु की सत्ता का खंडन करने के उपरांत बर्कले अपने उस प्रख्यात सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जो सिद्धांत विश्व में उनकी प्रसिद्धि का कारण है। उस बहुचर्चित सिद्धांत को की संज्ञा है सत्ता दृश्यता है, एथेइस्ट परसिटी, या सत्ता अनुभव मूलक है। इसका अर्थ क्या है? वे कहते हैं कि सिर्फ उसी वस्तु की सत्ता मानी जा सकती है जिसका अनुभव किया जा सकता है, अर्थात या तो वह सत्ता संपन्न है जो अनुभव करता है, और या वह सत्ता संपन्न है जो उसका वास्तविक अस्तित्व है जिसका अनुभव किया जाता है। बर्कले के अनुसार अनुभव करता है आत्मा और अनुभव के विषय है विज्ञान। अतः बर्कले क्या कहते हैं? बर्कले कहते हैं कि आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त विश्व में कोई दूसरी सत्ता नहीं। ईश्वर जिस परम तत्व की चर्चा पश्चिमी दर्शन भी करता है, बर्कले के दृष्टिकोण से वह भी आत्मस्वरूप ही है, वे परमात्मा है। विज्ञान अजड़ है, वे तथाकथित बाह्य पदार्थों की प्रतिबिंब या प्रतिकृतियां नहीं है। ये विज्ञान आत्मनिष्ठ है, बाह्य विषयनिष्ठ नहीं है, और इन विज्ञान बाह्य विषयों के अतिरिक्त कोई विषय भी नहीं है, जड़ तत्व नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, बर्कले को कदाचित स्वीकार नहीं है। तो प्रश्न है इन विज्ञानों की उत्पत्ति कैसे होती है? बर्कले कहते हैं कि ये कुछ विज्ञान इन्हें आत्मा उत्पन्न करती है और कुछ विज्ञानों को ईश्वर उत्पन्न करते हैं। विज्ञान कितने प्रकार के हैं? बर्कले कहते हैं कि विज्ञान दो प्रकार के हैं, संवेदन और स्वसंवेदन। संवेदनों की सृष्टि ईश्वर करते हैं और स्वसंवेदनों की सृष्टि हमारी आत्मा। आपको याद होगा लाइबनिज के चिदंबरवाद पर व्याख्यान करते समय मैंने ये बात कही थी कि लाइबनिज ने कहा है चिदड़ और उसके प्रतिबिंबों के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। बर्कले कहते हैं कि आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है।
हमारे विज्ञान वास्तव में सत्य वस्तुएं हैं। बर्कले की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, मैं वस्तुओं को विज्ञान नहीं बनाता, वरन विज्ञानों को वस्तु बना रहा हूं। विज्ञान ही सत्य विषय है और ये सत्ता आत्मा के बाहर नहीं है। हम बाहर वस्तु जगत में तमाम सारी वस्तुओं को देखते हैं तो ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि यदि ये वस्तुएं नहीं है तो फिर हम देख किसको रहे हैं। बर्कले का जवाब है कि वास्तव में हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को न देखकर हम उसके निर्माण में उपयुक्त रूप से प्रयुक्त विविध विज्ञानों का दर्शन करते हैं। जैसे एक मेज मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ठोसपन इत्यादि संप्रत्ययों से बनी हुई है। यह मेज कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये संवेदनों के माध्यम से हमारी आत्मा तक पहुंचती है तो वस्तुतः इसका प्रत्यय हमारा मन, हमारी आत्मा स्वतः बनाती है उन्हीं संवेदन के माध्यम से प्राप्त संप्रत्ययों के आधार पर। प्रश्न ये है कि यदि प्रतीति ही सत्ता का विषय है तो सिर्फ आत्मा और उसके विज्ञानों में ही क्यों? बर्कले कहते हैं क्योंकि आत्मा में प्रतीति करने की सामर्थ्य है और विज्ञानों में प्रतीति का विषय होने की सामर्थ्य है, इसलिए सिर्फ इन्हीं दोनों की सत्ता है, ऐसा बर्कले स्पष्टतया कहते हैं। अर्थात प्रतीति का विषय होना, प्रतीति का विषय बनने की सामर्थ्य, यही सत्ता की वास्तविक परिभाषा है। प्रश्न है कि मनुष्य का दृष्टिकोण तो बहुत सीमित है, उसकी दृष्टि का दायरा भी बहुत सीमित है, तो ऐसे में क्या वास्तव में हम यह मान लें कि हमारी दृष्टि से विषय के संपूर्ण अनुभव, संपूर्ण प्रतीतियां संभव है? बर्कले कहते हैं नहीं, मैं किसी ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता जो इस समुच्चय ज्ञान की राशि को केवल मुझ तक सीमित कर दे। और यह बड़ा सुंदर दृष्टिकोण उनके ऊपर लगाए गए सर्वानुवाद के आरोप को खंडित करता है। वे कहते हैं कि सत्ता अनिवार्यतः प्रतीत का विषय है, किंतु यदि मैं कमरे में होता तो मुझे उस वस्तु की प्रतीति होती, अर्थात उस वस्तु में मेरी प्रतीति का विषय बनने की सामर्थ्य है। पुनः वे कहते हैं दूसरा तर्क कि यदि मैं नहीं तो निश्चित तौर पर कोई अन्य व्यक्ति उस वस्तु का साक्षात्कार कर रहा है, इसलिए उसमें उसका अस्तित्व है। और पुनः बर्कले अंत में कहते हैं कि यदि मैं भी नहीं हूं, कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं है, तो ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसको किसी वस्तु की प्रतीति सदा हो रही है। अर्थात विज्ञानों की सत्ता बनी रहती है क्योंकि उनकी प्रतीति का सामर्थ्य, प्रतीति का विषय बनने का सामर्थ्य है उनमें। और इस प्रकार वे स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान का तात्पर्य क्या है। उनके द्वारा विज्ञान कहने का तात्पर्य कोई काल्पनिक संस्कार या काल्पनिक विषय नहीं है। उनके विज्ञान शब्द का तात्पर्य है अनुभव के विषय। परवर्ती समीक्षकों ने, आलोचकों ने उनको मानसिक कल्पना मात्र मानकर, बर्कले की अपनी कल्पना मात्र मानकर उस पर निरर्थक किस्म के आक्षेप थोपे। बहुत सारे आक्षेपों का बर्कले ने स्वयं उनको पूर्व पक्ष बनाकर उनका उत्तर दिया है। जैसे वे कहते हैं कि यदि मानसिक वाह्य पदार्थों को, वाह्य विषयों को केवल मानसिक विज्ञान माना जाए तो फिर हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या विज्ञान खाते हैं, विज्ञान पीते हैं? इसी तरह का आक्षेप विज्ञान बर्कले बाह्य पदार्थों का खंडन सुनकर डॉक्टर जॉनसन ने किया। डॉक्टर जॉनसन ने, कहते हैं, बड़े जोर से जमीन पर पैर रखा। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि यदि वस्तु नहीं है, मेरे पैर के नीचे धरातल नहीं है, यह केवल मानसिक विज्ञान मात्र है,
तो फिर पैर पटकने से जमीन पर आवाज क्यों होती है? तो यह योगी कहें कि वे बर्कले के इस सिद्धांत को अपने पैर के नीचे कुचल देना चाहते थे, किंतु बर्कले ने वास्तव में मानसिक या काल्पनिक विषय के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया। उन्होंने विज्ञान का जो प्रयोग किया वो प्रतीक विषय के रूप में किया है, काल्पनिक विचार के अर्थ में नहीं। तो वास्तव में बर्कले के ऊपर आक्षेप क्या लगाया जा सकता है? विद्यार्थियों, एक आक्षेप ऐसा है जो बहुत हद तक बर्कले के ऊपर गंभीर तात्विक लगाते हैं। वो आक्षेप है दृष्टिवाद का या जीव दृष्टि विज्ञानवाद, अंग्रेजी में इसको कहे तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का, और अहमवाद का सॉलिस्टिज्म का। किंतु यदि, क्योंकि बर्कले ने कहा था मेरी आत्मा और उसके विज्ञानों के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं, लेकिन बर्कले के मेरे शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य निजता व्यक्ति से नहीं, जिसको उन्होंने बाद में स्पष्ट किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल मैं नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य और कोई भी ना हो तो ईश्वर परमात्मा वो निरंतर उस वस्तु का साक्षात्कार कर रहे हैं। किंतु अस्तित्व का तात्पर्य प्रतीत विषय बनने की सामर्थ्य से युक्त होना ही है, ऐसा मंतव्य बर्कले का था। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमारी जीवात्मा के बाहर हो सकता है, किंतु बर्कले कहते हैं कि परमात्मा के बाहर नहीं। हाँ, जगत का ज्ञान तो ये जगत आत्मा के बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि इस जगत का ज्ञान होने के लिए इसे हमारी आत्मा का विषय, प्रतीक विषय बनना ही पड़ेगा। बर्कले कहते हैं कि वास्तव में जीवात्मा जगत की सृष्टि नहीं करता, जगत की सृष्टि तो ईश्वर करते हैं। ध्यान रहे, मैंने व्याख्यान के पूर्व में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इसकी सृष्टि, संवेदनों की सृष्टि ईश्वर करते हैं। आत्मा स्वसंवेदनों का निर्माण करती है और उनके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि ईश्वर और उनके विज्ञानों की भी सत्ता है। इस तरह ये जीवसृष्टि विज्ञानवाद का आरोप वास्तविक नहीं है। वास्तविक सत्ता ईश्वरीय ज्ञान की है, उसके आगे इंद्रिय अनुभव तुच्छ है, ऐसा स्वीकार करते हैं। इसलिए जब बहुत सारे आक्षेप होने लगे और बर्कले ने सोचा कि मेरे एथेइस्ट परस्पेक्टिव को लोगों ने इंद्रियानुभव तक सीमित कर लिया, तो उन्होंने इसको स्पष्ट किया। उनका कहने का मतलब था कि ये इंद्रियानुभव केवल इंद्रियानुभव नहीं है, वरन इस अनुभव में इंद्रियानुभव से आगे बढ़कर अंतर्बोध या निर्विकल्प अनुभूति की भी सत्ता समाहित है। यह अनुभव व्यापक है। इसलिए बाद में उन्होंने अपने इस सिद्धांत एथेइस्ट परस्पेक्टिव को, जिसका हिंदी रूपांतरण सत्ता अनुभव मूलक है ऐसा होता है, उन्होंने इसे परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित रूप में इस सिद्धांत को उन्होंने कहा एथेइस्ट कॉन्सिपी, अर्थात सत्ता अंतर्बोध मूलक है। और यह अंतर्बोध मूलकता बर्कले की दृष्टि को अहंवादी होने से बचाई जाती है। जब वे मात्र और मात्र अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर निर्भर न होकर अन्य व्यक्तियों की भी दृष्टि, अन्य आत्माओं की भी सत्ता और उसके साथ एक परमात्मा की सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वव्यापी सत्ता को सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब बर्कले के अनुसार जगत की सत्ता हमारे इंद्रियानुभव पर आश्रित न होकर ईश्वर के ज्ञान पर आश्रित हो जाती है। आज हम लोगों ने जिस विचार को देखा
ये विज्ञानवादी दृष्टि हमारे यहां शंकराचार्य में, बौद्धों में बहुत मुखर रूप से दिखाई पड़ती है। बर्कले भी इसी प्रकार की स्थिति का निरूपण करते हैं। शंकराचार्य का जो त्रिसत्तावाद का सिद्धांत है, क्रमशः प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, वही दृष्टि बर्कले की दृष्टि भी है। इसलिए बर्कले ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह दिया कि वास्तव में सत्ता अनुभव मूलक नहीं, वरन उससे कुछ कदम आगे बढ़कर अंतर्बोध मूलक है। और यह अंतर्बोध मूलकता बर्कले को पश्चिमी जगत में एक अत्यंत उत्कृष्ट नक्षत्र के रूप में स्थापित करती है, इसमें कोई संशय नहीं।